किसी बच्चे ने पूछा वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसके ऊपर बात करने के लिए, शायद यही पेज है जो मैंने शेयर किया हुआ है। ये किसने पूछा था? यस सर। ओके, ये देखें आपके पास ये एक्चुअली ये फॉर्म जो है ना वेव इक्वेशन की फॉर्म, डेल स्क्वायर v माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल टू v ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो v ओवर एप्सिलॉन। ये चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है आपके पास ये, और एप्सिलॉन जो है ना वो मीडियम का जो आपके पास जो है ना परमिटिविटी है। और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो आमतौर पे ये स्फेरिकली सिमेट्रिक आपके पास होता है। तो स्फेरिकल सिमेट्रिक केस में जो डेल स्क्वायर है, हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर हम यूज करें तो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 1 ओवर r स्क्वायर, ये यहाँ पार्शियल में पार्शियल r भी है, यहाँ पे पार्शियल में पार्शियल r इंटू r स्क्वायर पार्शियल v ओवर पार्शियल r, यहाँ पे सही लिखा गया है कि 1 ओवर r स्क्वायर करली में कर लिया r इंटू r स्क्वायर पार्शियल v ओवर पार्शियल r माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल टू v ओवर पार्शियल t स्क्वायर। अगर आपके पास होमोजीनियस वेव इक्वेशन हो, फिर फर्ज किया कि आपके पास कोई चार्जेस नहीं है। अब आप लोगों ने ना डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन निकाला हुआ है। डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 पॉइसन इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता है, ये उससे थोड़ी सी मॉडिफाइड है। इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा पार्शियल टू u ओवर पार्शियल r स्क्वायर माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल टू u ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बन जाती है। दिस इज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। और ये चीज जो है ना, दिस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी इसका सोल्यूशन होगा u एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, तो u ऑफ rt, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं t माइनस r ओवर यूप इज द वेलोसिटी, और यहाँ पे इसका तल्लक जहाँ इस चीज के साथ होता है, इसके साथ। ये मैंने आपको एक डिस्कशन मैंने की थी लास्ट टाइम आप लोगों के साथ, तो अगर आपको याद हो तो मैं दोबारा से आपको ना वो चीज दिखाना चाहता हूँ। अब वो वाली पावर पॉइंट इस वक्त चूंकि मेरे जहन मेरे पास पता नहीं मैंने कहाँ रखी है, घर वाले कंप्यूटर में है, यहाँ पे है। ये देखें वेव इक्वेशन है, ये लिखिए ये वेव इक्वेशन, पार्शियल टू वाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर वी स्क्वायर पार्शियल टू वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वहां हमने लिखा हुआ है पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। ये यहाँ पे सिर्फ यू इंटू एप्सिलॉन जहाँ पे लिखा हुआ है उसी जगह पे माइनस 1 ओवर वी स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू इंटू एप्सिलॉन का जो तल्लक है वेलोसिटी के साथ है, वहाँ पर यूपी लिखा है या जो भी लिखा है। तो इसका जो सोल्यूशन है ना वो ये है, आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आप इसका टाइम के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लें, सॉरी पोजीशन के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये आएगा, टाइम के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये आएगा। इसमें पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के आता है, और ओमेगा ओवर के क्या होता है, आपके पास वेव की जो है ना फेज वेलोसिटी होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन है। आप देख रहे हैं कि आपके पास के एक्स माइनस ओमेगा टी, आप ऐसा करें इसमें के कॉमन लें, के कॉमन लें तो बाकी क्या बचे, के कांस्टेंट है, कॉमन ले लें एक्स माइनस ओमेगा ओवर के टाइम्स टी। ओमेगा ओवर के क्या बनता है आपके पास, ये वेलोसिटी बनती है, वेव की वेलोसिटी ओमेगा ओवर के होती है। अगर आप इसमें से ओमेगा कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, बाकी क्या बचेगा, टी माइनस के ओवर ओमेगा इंटू एक्स, टी माइनस माइनस ओमेगा कॉमन लेना है हमने, तो क्या बचेगा आपके पास टी माइनस के ओवर ओमेगा इंटू एक्स। के ओवर ओमेगा इनवर्स ऑफ द वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स ओवर वेलोसिटी। वहां पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, वहां पे जब मैं दोबारा वहां पे जाता हूँ आपको मैं दिखाता हूँ, आपके जहन में चीज आ जाएगी। ये देखिए आपके पास ये वेव इक्वेशन है, पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर माइनस यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सोल्यूशन होगा दैट इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ टी माइनस आर ओवर यू। आर एक्स की जगह पे है और टी टाइम की जगह पे है, और यहाँ पे आपके पास ओमेगा
तो यूपी जो है ना ओमेगा ओवर के बराबर है, वेलोसिटी होती है ये वेव की, जो जिसको फेज वेलोसिटी कहते हैं। तो एक्चुअली जो भी सोल्यूशन होगा इस वेव इक्वेशन का, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ टी माइनस आर ओवर यूपी। अगर ये आपके पास ये पोटेंशियल के लिए है तो पोटेंशियल का टी माइनस आर ओवर यूपी का होगा। अगर आपके पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है तो उस सूरत में आपके पास इस तरह सोल्यूशन इसके पास आपके पास आएगा। अब हम देखते हैं द पोटेंशियल एट आर फॉर ए पॉइंट चार्ज। ये देखें रो वी जो है ना आपके पास चार्ज डेंसिटी है। आप एलिमेंटल वॉल्यूम लें डेल्टा वी, तो एलिमेंटल वॉल्यूम की फिलोसफी यही है कि आपके पास इतना चार्ज होता है कि दैट बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो ये जो रो सब वी इंटू डेल्टा वी, दिस इज एक्चुअली द पॉइंट चार्ज। और हमें ये पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल शुरू में पढ़ा था। वो क्या होगा आपके पास, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। Q ओवर 4, Q यहाँ किससे बराबर है, ये रो इंटू डेल्टा वी। तो दिस इज द डेल्टा वी इज द पोटेंशियल, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल विच इज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो ओवरऑल जो है ना उसकी वजह से अगर आपने मालूम करना होगा तो क्या करेंगे, आप इसको पूरे वॉल्यूम को ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल पोटेंशियल मालूम करना होगा। तो अब देखें ये तो आपके पास स्टैटिक केस था। अब आपके पास कोई चार्ज डेंसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो लिहाजा आपके पास जो पोटेंशियल होगा दैट विल आल्सो बी फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपका अगर आपके पास जो पोटेंशियल है, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू टी माइनस, डेल्टा वी इज अ फंक्शन ऑफ टी माइनस आर ओवर यूपी। तो लिहाजा हर जगह पे आप जो है ना वो टी माइनस आर ओवर यूपी पुट कर लेंगे। और आपके पास जो ओवरऑल जो होगा पोटेंशियल क्या होगा, आप इसको जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज, डेल्टा वी चार्ज की वजह से है। तो आपके पास जो ओवरऑल होगा उसको आप इंटीग्रेट कर दें पूरे वॉल्यूम के ऊपर, तो आपके पास इसी एक्सप्रेशन को आपने इंटीग्रेट कर दिया। तो वी ऑफ आर टी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन वी प्राइम रो ऑफ वी डिवाइडेड बाय आर इनटू डी वी प्राइम। इस तरह आपके पास जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए की जो इक्वेशन बनती है वो हमने पीछे बनाई हुई है किसी जगह पे, ये देखिएगा, ये आपके पास है ना उसके लिए स्केलर पोटेंशियल के लिए, ये आपके पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू इनटू एप्सिलॉन पार्शियल 2a ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स जे। ये भी वेव इक्वेशन है आपके पास। तो इसी तरह इस तरह हमने उसके लिए पोटेंशियल के लिए किया है, उसी तरह की जो इक्वेशन है तो वही मैथमेटिक्स यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि a एज अ फंक्शन ऑफ आर टी इज इक्वल टू म्यू ओवर 4 पाई जे ओवर आर डी वी प्राइम। ठीक है, तो ये हमने जो है ना उसको उसका यहाँ पे क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इसका सोल्यूशन शामिल नहीं है, बाद में मैं जो मास्टर लेवल पे जब आप लोग किसी वक्त मेरे पास पढ़ने के लिए आएंगे या जो आते हैं स्टूडेंट्स तो उनको ही मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। लेकिन यहाँ पे एज सच सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये इसका सोल्यूशन होता है। तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेट वे में आपको बता दिया है कि आपका सोल्यूशन यही आपके पास आएगा। ठीक है, तो बच्चे आप जिसने पूछा था वो पॉइंट क्लियर हो गया आपको वलीद? सर ये जो इसमें हमने u कंसिडर किया था न्यू वेरिएबल पिछली आप स्लाइड में। थोड़ी थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी आपकी कम आ रही है, पता नहीं मेरे मेरे कंप्यूटर, एक मिनट है, मेरे कंप्यूटर की आवाज कम है। जी बच्चे आप सर बोलिए। इसमें जो आपने u न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है, ये वाला जो ये यस सर। सर ये इसकी जो है ये फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी है, किस सिर्फ लिए है ये? सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, और कुछ भी नहीं है। ओके सर, ठीक है सर, क्लियर हो। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। ओके बच्चे, ये चैप्टर नंबर 11 नजर आ गया जो मैंने अभी नई चीज पावर पॉइंट चेंज वेव पोलराइजेशन, ये नजर आ रहा है कुछ और नजर आ रहा है? आ रहा सर, यही नजर आ रहा। ओके, एक चीज हम एक्चुअली चैप्टर नंबर 11 में पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट मीडिया के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो गुजरती है तो उसमें क्या होता है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास लॉसलेस मीडियम हो, जैसे कि आपके पास फ्री स्पेस है, आ जाए लॉसलेस मीडियम हो, जो फ्री स्पेस है, तो उसमें हमारे पास जो वेव है वो किस तरह जो है ना वो बिहेव करती है आफ्टर पासिंग थ्रू ए लॉसलेस मीडियम। बच्चे आप 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं बल्कि 1 मिनट में साइन करने वाला
ओके बच्चों, सॉरी, आपके पास 3 रेफरेंस डायरेक्शंस होती हैं जब भी वेव जो है ना वो प्रोपेगेट करती है किसी मीडियम में। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आपके पास जो है ना वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन या के की डायरेक्शन है आपके पास। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दे आर यूजुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो इसमें आपके पास हम एक लफ्ज यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द वेव पोलराइजेशन। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इंटरव्यू के हवाले से। जब भी आपसे कोई पूछेगा इंटरव्यू में तो ये नहीं पॉइंट्स को वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो इसलिए आपने तवज्जो से सुनना है, और अगर चीज समझ में नहीं तो आपने बच्चे पूछना है मेरे से। जो हम वेव पोलराइजेशन की डायरेक्शन वो लेते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। हम कहते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, तो हम देखेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अगर तो वेक्टर फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम कहेंगे दिस इज एक्स पोलराइज्ड वेव। तो अब जैसे फर्ज किया हम जो केसेस अभी तक डिस्कस करते रहे हैं उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड वाज अलोंग वाई एक्सिस, एंड वेव वाज प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। तो इस तरह की जो वेव है उसको हम एक्स पोलराइज्ड वेव कहते हैं। आपके पास ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के लॉन्ग हो और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना एक्स के लॉन्ग हो और वेव जो है ना जेड के लॉन्ग जा रही हो, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये वेव वाई पोलराइज्ड है। तो जो चीज आपने जहन में रखनी है, और मैं चाहूंगा कि आपको चलते फिरते मैं कहीं पूछ लूं तो आप मुझे बता सकें कि वेव की पोलराइजेशन हम क्या कौन सी डायरेक्शन लेते हैं। आप कहेंगे जी वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है। जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इसका मतलब है कि उसकी ऑसिलेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही होंगी, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, कभी पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग होगा कभी नेगेटिव एक्स के लॉन्ग होगा। अगर वाई पोलराइज्ड होगा तो फिर आपके पास क्या है कि आपके पास इसी तरह अकॉर्डिंगली जो वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई के लॉन्ग जो है ना वो ऑसिलेट करेगा। तो ये चीज आपकी जहन नशीन आपने कर ली। इसके अलावा भी किसी और डायरेक्शन में भी आपके पास जो है ना वो पोलराइज होता है। तो फर्ज किया किसी एक और डायरेक्शन में है जो बिटवीन एक्स और वाई के है, तो उसमें भी आपके पास वो ऑसिलेट कर सकता है। तो हम उस सूरत में बताएंगे कि ये उस डायरेक्शन में है जो एक्स एक्सिस के साथ फर्ज किया 45 डिग्री एंगल बनाती है, या 30 डिग्री एंगल बनाती है, या 60 डिग्री एंगल बनाती है, एंड सो ऑन। तो जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में वेव की पोलराइजेशन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी से सारी डिस्कशन जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अब देखो बच्चों कि आप फर्ज करें, आप ये मेरे पास चूंकि बोर्ड नहीं है और आपने इमेजिन करना है तो इसलिए आपकी तवज्जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्ज किया एक वेव है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स। उसमें एक वेव ऐसी है कि जो एक्स पोलराइज्ड है और एक वेव ऐसी है जो वाई पोलराइज्ड है, लेकिन दोनों जो वेव्स हैं वो इन फेज है। दोनों वेव्स क्या है वो इन फेज है, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। क्या मतलब, जब एक का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है तो दूसरे का भी मैक्सिमम होता है। जब एक का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। जब एक का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है तो दूसरी का भी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। तो उस सूरत में जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, वो एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा। अगर दोनों इन फेज हैं तो रिजल्टेंट विल बी इन द एक्स वाई प्लेन। और इस तरह की जो वेव्स होती है दे आर कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड वेव्स। अब चूंकि बच्चों एक्स एक्सिस भी एक्स वाई प्लेन का हिस्सा है, वाई एक्सिस भी एक्स वाई प्लेन का हिस्सा है, तो जो एक्स पोलराइज्ड थी वो भी प्लेन पोलराइज्ड कहलाएगी, जो वाई पोलराइज्ड थी वो भी प्लेन पोलराइज्ड कहलाएगी। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी वेव है जिसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो आपके पास क्या होगा, वो प्लेन पोलराइज्ड वेव ही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, जैसे अपने दोस्तों के नाम बिठाते हैं। सो इन द प्रीवियस सेक्शन with the wave propagating along the z-axis, E was taken to be along x-axis while H was along y-axis. So this kind of wave is called linearly polarized wave. However, the directions of A, E and H within the plane perpendicular to Z may change as a function of time and position. The wave polarization is defined as its electric field vector orientation as a function of time at a fixed position in space. ये definition है polarization। इसको ये मैथमेटिक्स है नेसेसरी, अभी आगे चल के दोबारा उसको कर पाएंगे।
अब हम ये अस्यूम करते हैं कि फर्ज किया हमारे पास एक वेव है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के लॉन्ग है और एक कंपोनेंट वाई के लॉन्ग है, और उन दोनों के दरमियान जो ना फेज डिफरेंस है, दोनों के दरमियान क्या है, वो फेज डिफरेंस है विच इज लेस देन फर्ज किया π/2 है। फॉर सिंपलिसिटी वी कंसीडर प्रोपगेशन इन ए लॉसलेस मीडियम। हम अस्यूम करते हैं कि लॉसलेस मीडियम में जब होगी तो अल्फा विल बी इक्वल टू 0, ये अल्फा 0 है, तो लिहाजा आपके पास अगर अल्फा 0 है तो e⁻0 इज इक्वल टू 1। अब जो EX कंपोनेंट है और EY कंपोनेंट का आपस में फेज डिफरेंस है वो यहाँ दिखाया गया है कि EX0 EY0 इंटू e⁻j⁵, कितना फेज डिफरेंस है इनका आपस में, 5 फेज डिफरेंस है इन दोनों का आपस में। तो अगर इसको चूंकि फेजर नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको अगर हम टाइम की फॉर्म में लिखना चाहेंगे और फिर जाहिर है उसका रियल पार्ट हम देते हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं E एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम इज इक्वल टू EX0 cos of omega t minus BZ a sub x प्लस EY0 cos of omega t minus BZ प्लस phi a sub y। तो ये बच्चों इनका आपस में क्या है, ये फेज डिफरेंस phi के बराबर है। अगर ये phi हैपेंस टू बी 0 तो हम क्या कहेंगे कि दोनों वेव्स हैं इन फेज हैं। अगर phi नॉन जीरो होगा तो ये फेज डिफरेंस होगा। अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर आप इसको t0 पुट करते हैं बच्चे तो क्या होगा, cos ऑफ बीटा z हो जाएगा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा होता है, और ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ बीटा z माइनस phi आपके पास बन जाएगा। तो आपके पास ये देखें, ये x कंपोनेंट है वेव का, ये y कंपोनेंट है वेव का। अगर इनको प्लॉट करते हैं आप तो ये देखें, ये x कंपोनेंट है, ये वाला ये y कंपोनेंट। आप देख रहे हैं इनका आपस में फेज डिफरेंस है कि दोनों की पीक साइमल्टेनियसली नहीं आ रही, दोनों का जीरो भी साइमल्टेनियसली नहीं आ रहा, दोनों की पीक भी साइमल्टेनियसली नहीं आ रही, दोनों की जो आपके पास जो नेगेटिव साइड पे पीक्स हैं वो भी साइमल्टेनियसली नहीं आ रही, डिफरेंट टाइम्स पे। उनमें कितना डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू बीटा और फाई के बराबर डिफरेंस है। तो ये फेज डिफरेंस जो है ये बहुत ज्यादा जो है ना वो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव होता है कि हमारे पास वेव जो है वो किस किस्म की होगी। अगर आपके पास बच्चों फाई हैपेंस टू बी 0 होता, फाई 0 होता तो आप देख रहे हैं कि पीक आपकी इकट्ठी होती है दोनों। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बहस है। सिंस टाइम इज फिक्स्ड एट 0 द वेव इज फ्रोजन इन पोजीशन, ये वही दोबारा मैंने दिखाई है फिगर। एन ऑब्जर्वर कैन मूव अलोंग द z एक्सिस measuring the component magnitudes and thus the orientation of the total electric field at each point. Let's consider a crest of E sub x. E sub x जो है ना ये वाली है, इसका crest देखना, ये crest है इसका, indicated as point A in the figure above. If phi were 0, EY would have a crest at the same location. अगर phi 0 होता तो ये crest इसका भी यहाँ पे होता, इसके नीचे बिल्कुल होता। Since phi is non-zero और positive भी है, the crest of EY that would otherwise occur at point A is now displaced to point B. तो यहाँ पे जाके होता है, तो ये बाद में इसका crest आता है, EX का crest पहले आता है, तो हम क्या कहेंगे, the 2 points are separated by distance phi over beta. EY lags behind E sub x when we consider the spatial dimension. अब now suppose हम assume करते हैं कि हमारे पास क्या है कि observer जो है stops at some location on the z, हम पोजीशन में हम खड़े हो जाते हैं, टाइम को चेंज होने की हम इजाजत देते हैं, तो the time is allowed to move forward. Both fields now move in the positive z direction, but point B reaches the observer first, followed by point A. So we see that E sub y leads E sub x when we consider the time dimension. In either case, the observer notes that the net field rotates about the z-axis while its magnitude changes. अब आपने एक चीज जो है ना वो इमेजिन करनी है, आप ऐसा करें, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैं दिखा सकूं। अगर फ्रेमवर्क रेफरेंस अगर होता, ओके, आप अस्यूम करें कि आपके पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में आपके पास एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक कंपोनेंट वाई के लॉन्ग है, और देखें इनमें आपस में फेज डिफरेंस है। जब आपके पास एक्स पे मैक्सिमम होगा उस वक्त वाई पे मैक्सिमम नहीं होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे होगा, कहीं एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा। अब क्या है कि एक्स कम होना शुरू हो रहा है, वाई जो है ना वो बढ़ रहा है, तो क्या होगा आपके पास, ये देखेंगे कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब जब आपके पास फर्ज किया एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो 0 पे आ जाएगा, तो वाई वाला नॉन जीरो होगा, तो आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्टेंट जो है ना वो किसी और जगह पे चला गया। तो अगर आप इमेजिन करें कि एक्स एक्सिस पे जो ऑसिलेशंस हैं और वाई एक्सिस पे जो ऑसिलेशंस हैं वो आउट ऑफ फेज हैं, तो आप ये देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं
कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी टिप जो है ना एक एलिप्स के ऊपर जो है ना वो मूव कर रही हो। हाउ मेनी ऑफ यू कैन इमेजिन दिस सिनेरियो? जरा बताएंगे मुझे या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? जी बच्चों, सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें। दोबारा बताता हूं मैं देखें कि मैं किसी तरह से ये अगर इसमें कोई लिखने वाली चीज़ हो जिसको मैं ऑन कर सकूं और फिर उसके ऊपर पेंट खोल लेते हैं और पेंट को शेयर कर लेते हैं। हम पेंट में शायद हम थोड़ा सा ये पेंट को मैं शेयर करता हूँ आपके साथ थोड़ी देर के लिए। ये शेयरिंग मैं बंद करता हूँ। बोर्ड पे पढ़ाना बड़ा आसान है और यहाँ पे बच्चों पढ़ाना बहुत चैलेंज है, हमारे लिए भी आप लोगों के लिए भी। ओके, मेरा ख्याल है आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे, आप लोग इसके साथ ज्यादा फैमिलियर हैं। ये पेन है, मेरा ख्याल पेंसिल है। ये बच्चे देखो, ये एक्स एक्सेस है। आप इतना अच्छा एक्स एक्सेस नहीं बता रहे, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, ये फिगर नजर आ रही है सब बच्चों को? यस सर। ये माय किड्स, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मेरा ख्याल है जिंदगी हमारी आसान हो गई है माशाल्लाह। वो जो आप देखें फर्ज किया, आपके पास ये एक्स एक्सिस पे आपके पास कंपोनेंट है, आपके पास इस वक्त मैक्सिमम है। वाई पे कंपोनेंट आपका कोई इतना थोड़ा सा होगा उस वक्त, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। आउट ऑफ रिजल्टेंट बच्चों कहाँ पे होगा आपके पास? ये रिजल्टेंट विल बी समवेयर ओवर हियर। ये मैं इतनी स्ट्रेट लाइन नहीं प्लॉट कर पा रहा, लेकिन रिजल्टेंट आप इमेजिन कर सकते हैं ना, ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। जब मुझे जवाब देते रहे क्योंकि ये नई चीज है। यस सर, समझ आ रही है। आप बच्चे देखें, फर्ज किया ये इधर है, पीक पे चला गया था एक्स, अब इसने वापस आना है कि यहाँ पे है। जब वापस आता है तो ये उस वक्त ये बढ़ के यहाँ पे कहीं हो जाएगा। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे कहीं आएगा आपके पास, है ना। और जब आपके पास ये फर्ज किया यहाँ पे आ जाएगा और ये मैक्सिमम पे चला जाएगा आपके पास, ये आपके पास रिजल्टेंट जो है ना वो कोई यहाँ पे होगा। आप देखेंगे कि आपके पास टिप ऑफ द जो रिजल्टेंट वेक्टर फील्ड है वो एक एलिप्टिकल पाथ के ऊपर जो है ना ऐसे मूव कर रही होगी वो। एग्रीड? यस सर। ठीक है, तो इस तरह की जो वेव होती है दैट इज कॉल्ड एलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव। दैट इज कॉल्ड एलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव। अब मैं इसी चीज को मैं इरेज करता हूँ और एक और पोलराइजेशन बनाता हूँ जो बड़ी मशहूर है और हमारे पास जो है ना वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये यकदम भी नहीं डिलीट हो जाता ये, या इसको मैं नया खोल लेता हूँ, न्यू खोल लेता हूँ और डोंट सेव कर लेता हूँ। अब बच्चों ये देखें, ये आपके पास ये देखें, ये ज़्यादा खूबसूरत केस है ये वाला। बस मेरी ड्राइंग तो कमजोर है, लाइनें सीधी नहीं लगा सकता। फर्ज किया कि जो x के लॉन्ग कंपोनेंट है और y के लॉन्ग कंपोनेंट है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। 90 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है? जिस वक्त x के लॉन्ग मैक्सिमम है उस वक्त y के लॉन्ग क्या है? वो जीरो है। तो रिजल्टेंट आपके पास ये होगा। जिस वक्त आपके पास x के लॉन्ग जीरो होगा, y के लॉन्ग क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड चूंकि सेम है। अब देखिए इंटरमीडिएट स्टेज में क्या है कि जिस वक्त ये x मैक्सिमम था, ये जीरो था, जब इसने मैक्सिमम से नीचे की तरफ आएगा तो उस वक्त तक ये वाला इस दरमियान में पहुंचा होगा आपके पास ये, और रिजल्टेंट आपके पास ये होगा। इस सूरत में आपके पास जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और x कंपोनेंट और y कंपोनेंट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो तो आपके पास क्या हो? एक सर्कल के आपकी जो टिप ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहां पे होगी? एक सर्कल के ऊपर मूव करेगी। ठीक है, तो इस तरह की जो वेव है दैट इज कॉल्ड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। दैट इज कॉल्ड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। अब दोबारा मैं आता हूं वहीं पे जहां पे मैंने अपना वो सिलसिला पावर पॉइंट्स का छोड़ा था। मैं दोबारा वही चीज शेयर करता हूं आपके साथ और ये चीज एक्सप्लेन करता हूं जो लिखी हुई है। So in either case, the observer notes that the net field rotates about the z-axis while its magnitude changes. Considering a starting point in z and t at which the field has a given orientation and magnitude, the wave will return to the same orientation and magnitude at a distance of one wavelength in z or at a time t is equal to 2 pi over omega, अगर आप z जो है ना फिक्स करते हैं। Okay. So for illustration purposes, if we take the length of the field vector as a measure of its magnitude, we find that at a fixed position, the tip of the vector traces out the shape of an ellipse over time t is equal to 2 pi over omega. ये जो चीज हम समझा चुका हूँ आपको फिगर बना के यहाँ लिख दी गई है। So this kind of wave is said to be elliptically polarized. Elliptical polarization is in fact the most general polarization state of the wave since it encompasses any magnitude and phase difference between E sub x and E sub y.
Linear polarization is a special case of elliptical polarization in which the phase difference is equal to 0. XY plane में होती है वो भी. Another special case of elliptical polarization occurs when आपके पास जो EX0 is equal to EY0 and is equal to E0 and the phase difference is equal to plus minus pi by 2. The wave in this case exhibits circular polarization. ये उसकी शक्ल दिखाई है. आपके पास टिप है, एक सर्कल के ऊपर मूव करती है, आगे चलती चली जाती है. And this kind of wave is called elliptical polarization. तो ये आज के लिए बच्चों इतना ही था कि आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके पास प्लेन पोलराइजेशन क्या होती है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है. सर्कुलर पोलराइजेशन क्या होती है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है. आपके पास जो है वो एलिप्टिकल पोलराइजेशन क्या होती है. अगर आप ये पॉइंट्स आपके ज़हन में हैं और आपको समझ में आ गए हैं तो आप इंशाल्लाह ताला ये मेरी आज की रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो जाएगी. एनी क्वेश्चन? सर ये सर्कुलर पोलराइजेशन जरा दोबारा बताएं. दोबारा बच्चे देखें, आपके पास EX0 और EY0 दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. तो मैं दोबारा वही जो मैंने आपको पेंट में मैंने चीज दिखाने की कोशिश की थी. आप ये देखें, जब मैग्नीट्यूड सेम हो, जिस वक्त ये मैक्सिमम होगा ये 0 होगा उस वक्त. 90 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब ये है. अब इसने मैक्सिमम से वापस आना है, इसने ऊपर की तरफ जाना है. आप देखेंगे कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा एक सर्कल के ऊपर जो है ना वो मूव कर रहा होगा. तो इसलिए हम इसको सर्कुलर पोलराइजेशन कहते हैं. ठीक है. ठीक है, इसमें आप थोड़ा सोचिएगा, और तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे. तो हमारी अगली क्लास इंशाल्लाह कल होगी. चैप्टर नंबर 12 के सिर्फ मुझे दो आपको ना टॉपिक करवाने हैं, तो उसके साथ हमारा कोर्स इंशाल्लाह कंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग सेव कर लें और आपस में बच्चों शेयर कर लें. सर हम खुद वेव को ये पोलराइज कर सकते हैं